यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से क्लास में जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिजिटल क्लास है। ओके, फिजिकली आप लोग मेरे सामने हो नहीं, वरना फिजिकली अगर स्टूडेंट सामने होते हैं तो एक्सप्रेशन देख के चीजें समझ में आ जाती है क्या हो रहा है, तो आपको चीजें समझ में आई है कि नहीं। आपको जब मैं टॉपिक समझा रहा हूँ और मैं जब आपसे पूछूं कि क्या कोई टॉपिक आपको समझ में आया है कि नहीं एक्सप्लेन करने के बाद, तो आपको वहां पर लिखना है यस भैया। आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा यस भैया करके। ओके, तो ये आपको लिखना, अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है बहुत अच्छे से, देन आपको सीधा लिखना है यस भैया। आपको अगर मेरी बातें समझ में आ गई, एक बार कमेंट में बता दीजिए यस यस करके, सब जल्दी से चैट पे आप बता दीजिए। और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप सिंपल उसमें लिखिएगा नो भैया, समझ में नहीं आया मुझे। ठीक है, अगर समझ में आता है तो क्या लिखना है यस भैया, नहीं समझ में आता आपको लिखना है नो भैया। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या समझ में नहीं आया, उसको हम उसी टाइम पे क्लियर करेंगे। देखो मैंने छोटे छोटे लेक्चर्स बनाए हैं, तो 2 लेक्चर हिस्ट्री के चैप्टर 2 का हम आज कंप्लीट करने वाले। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐसा पढ़ाऊंगा, आपके दिमाग में ऐसा छपने वाला है कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो आप बहुत ही आसानी से हैंडल कर लोगे। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको एनालॉजी देना चाहता हूँ, एक छोटा सा आपको कंसेप्ट, मतलब स्टोरी वाइज को समझते हैं कि अच्छा, एक इमेजिन करो कि तुम्हारा एक सिटी है, तुम्हारे सिटी में सालों से इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, लेकिन अचानक से एक रात वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाती है। और जो अभी तक लोग जो महसूस कर रहे थे वो कहीं ना कहीं शेयर नहीं कर पा रहे थे, बट जैसे ही अभी इंटरनेट मिला है तो नेक्स्ट 24 आवर्स में वो सारे लोग अपने डाउट्स को, अपने आइडियाज को शेयर करना स्टार्ट करेंगे। और जितने भी टॉक्सिक कल्चर्स पहले से चल रहे थे, लाइक जो भी प्रॉब्लम्स थी सोसाइटी में, उसको आप शेयर करना शुरू कर देंगे। और कहीं ना कहीं एक वायरल मूवमेंट ये बन सकता है। जैसे भी रिसेंट में आपने देखा कि एक वायरल मूवमेंट यहाँ पे बना था जस्ट कॉकरोच जनता पार्टी एक इंस्टाग्राम मीम पेज के द्वारा, उसी तरीके से यहाँ पर लोग अपना थॉट जब शेयर करना शुरू करेंगे तो इस तरीके का वायरल मूवमेंट यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ था, एग्जैक्टली यही हुआ था आज से 200 साल पहले बंगाल में। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके पास वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं आई थी, बल्कि प्रिंटिंग प्रेस आया था। जैसे लोगों को प्रिंटिंग प्रेस मिला, मानो लोगों को एक हथियार मिल गया है कि वो अपने थॉट्स को, अपने विचारधारा को सब शेयर कर सकते हैं, और जो भी टॉक्सिक कल्चर यहाँ पे चल रहा था सोसाइटी में उसको कॉल आउट कर सकते हैं। तो आज हमें यही सीखना है चैप्टर 2 लेक्चर 1 में कि भाई किस तरीके से एक मशीन ने, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस एक मशीन ने अपने ही समाज को यहाँ पे जगा कर रख दिया, और कैसे लोगों ने अपनी ही सोसाइटी को यहाँ पर फिक्स किया इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए। तो एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए। एंड ओके, टीएम प्रसाद भी आ गई। ओके, हेलो, हाय। ठीक है, तो टिया आपको क्या करना है, टॉपिक समझ में आए यस भैया करके लिखना है, नहीं समझ में आता है नो भैया करके लिखना है। मैं आप सभी को चाहता हूँ एकदम एक्टिव रहना है आपको यहाँ पर चैट में, कोई भी इनएक्टिव नहीं रहेगा जब तक क्लास चल रहा है, मेरे साथ आपको जुट के रहना है। तो जो मैंने अभी बताया वही सेम चीज आज से 200 साल पहले बंगाल में हुई। उनको एक इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिला, बल्कि प्रिंटिंग प्रेस उनको मिला। अब प्रिंटिंग प्रेस मिलने से क्या हुआ भाई, वो अपनी विचारधारा को शेयर कर पा रहे थे। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझो, एक ऑर्डर समझो, हुआ क्या। जैसे ही यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस आया तो लोगों के अंदर एक मेजर पॉलिटिकल इकोनॉमिक शिफ्ट हुआ। वो लोग अपनी अंदर की जो राजनीतिक और जो व्यवस्था, जो भी हालत खराब थी, उन सभी को वो शेयर करना शुरू कर चुके थे ब्रिटिश रूल के दौरान पे। अब इसमें एक ट्रिगर ये हुआ जो कि हुआ कल्चरल अवेकनिंग, जिसको हम बोलते हैं बंगाल रेनेसा। बंगाल रेनेसा का सिंपल मतलब है पुनर्जागरण, यानी कि बंगाल का पुनर्जागरण। इसको सिंपल ऐसे समझो, मान लो कि तुम्हारा रूम है, ओके, तुम्हारा रूम बहुत ही गंदा पड़ा है, किसी भी वजह से तुमने या तो वहां साफ सफाई नहीं की या फिर तुम बहुत गंदे तरीके से रह रहे थे रूम में। अब तुम्हें उस रूम को साफ सफाई करके अच्छे से वापस पहले जैसा बनाना है। तो यहाँ पर तुम एक बुरे चीजों को पूरे साफ सफाई करके अच्छा बना रहे हो, इसको कहते हैं पुनर्जागरण। वैसे ही बंगाल रेनेसा में हुआ, पूरे खराब सिस्टम को कॉल आउट किया गया और अच्छी टेक्नोलॉजी को वहां पर अपनाया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके चीजों को ठीक किया गया, फिक्स किया गया, और नए तरीके से बंगाल को यहाँ पर पुनर्जीवित किया गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं, उसी को कहा जाता है बंगाल रेनेसेंस, यानी कि पुनर्जागरण। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बंगाल रेनेसेंस का अगर मतलब समझ में आ गया है, सब फटाफट से चैट में लिख देना यस भैया, मैं आपके यहाँ पर मैसेज का वेट कर रहा हूं। फिर इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर ये चीज हुई कैसे, अब यहाँ पर ये पूरा ऑर्डर समझना। देखो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिंपल सा। मान लो तुम कोई एप्लीकेशन चलाते हो, कोई एक गेमिंग एप्लीकेशन चला रहे हो, उस गेम एप्लीकेशन में एक अपडेट आता है और वो अपडेट पुराने सारे ही रूल्स को अपडेट करके रख देता है। ठीक इसी तरीके से हुआ था बंगाल अपडेट 2.0। इसको मैं नाम दे रहा हूं बंगाल अपडेट 2.0। ये कब हुआ, ये अंग्रेजों ने किया। बंगाल ने एक अपडेट, अंग्रेजों ने एक अपडेट लाया जिसका नाम मैं रख रहा हूं बंगाल अपडेट 2.0। और इस अपडेट में उन्होंने क्या किया, पुराने सारे रिचुअल्स को हटा दिया। अब सती प्रथा चल रही थी पहले कि अगर
किसी औरत का हस्बैंड का डेथ हो जाता है, उसका देहांत हो जाता है, तो जिंदा उस औरत को हम वहां पे जला देंगे। ये प्रथा थी। अगर कोई औरत भागने की कोशिश कर रही है, बचने की कोशिश कर रही है, वो नहीं बच सके, क्योंकि लाठियों से मार मार के उनको जबरदस्ती चिता में जला दिया जाता था। इसके अलावा बेवा की दूसरी शादी नहीं कर दी जाती थी। अब जो औरत बच गई सती प्रथा से, किसी भी सूरत हाल में बच गई, भाग गई या कुछ भी रीजन से वो बच गई, उनको दोबारा शादी करने ही नहीं दी जा रही थी। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज, बहुत कम उम्र में शादी, लाइक 12-13 साल 14 साल की उम्र में शादी कर दी जा रही थी। एंड डिस्क्रिमिनेशन था, छूत छात का, लोअर कास्ट अपर कास्ट, ये सारी चीजों को, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को ठीक किया गया। औरतों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, उन सभी चीजों को ठीक किया गया अंग्रेजों के द्वारा। जो अपडेट आया था, अब ये हुआ हो कैसे रहा था, वो इस तरीके से हो रहा था कि भाई ये जो टर्म्स ऑफ सर्विस जो अपडेट किया उन लोगों ने, कैसे वो मॉडर्न अपडेट्स ले गए थे, मॉडर्न आइडियाज, वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। एंड टेक्निक्स ऐसे, मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी जिससे लोग सोचने पे मजबूर हो रहे थे कि अरे यार, हमारे समाज में ही इतनी सारी खामियां हैं। ओके, तो ये अपडेट जब आया तो बहुत से लोगों को अच्छा लगा, बहुत से लोगों को खराब भी लगा। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे आगे किस लोगों को खराब लग रहा था, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं नई चीजों को अपनाना ही नहीं चाहते। अब ये जो एग्जाम रेडी आंसर जो पार्ट 1 में बोल रहा हूँ, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि उस टाइम पे किस तरीके से बंगाल का पुनर्जागरण हुआ था, या फिर किस तरीके से जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ बंगाल में जब अंग्रेज टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे थे, किस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया, तो आपको ये कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट लिखना है कि भाई बंगाल सबसे पहला, तो हमारा जो बंगाल इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हमारा बंगाल ही वो स्टेट है जिस पर अंग्रेजों ने सबसे पहले कब्जा किया था, उसके बाद बाकी सिटीज में, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल पे कब्जा करने का मतलब था पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेना। तो उन्होंने सबसे पहले बंगाल पे कब्जा किया। बट ऐसा नहीं सिर्फ उन्होंने कब्जा किया, उन्होंने अपने हिसाब से जो उनको अच्छा लगता था, अपने वेस्टर्न आइडियाज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, ताकि यहाँ पर वो ये समझ सके कि लोगों को पढ़ाना भी होगा और हम टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे। अंग्रेजों ने सब अपने फायदे के लिए किया था, कुछ भी उन्होंने दूसरे के फायदे के लिए नहीं किया था, ये हमें समझना है। बट उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके जो लोग थे अलग, वो सोशल चैलेंज को समझ रहे थे कि भाई हमारे समाज में ही इतनी बुराइयां हैं, तो इन बुराइयों को भी हमें खत्म करना होगा। इट्स लाइक ये चीजें पैरेलली चल रही थी, एक तरफ टेक्नोलॉजी चल रही छुक 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 गाड़ी करके, और दूसरी तरफ जो लोग इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे थे, समझ तो समझ रहे थे भाई सोसाइटी में भी तो बहुत प्रॉब्लम है, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं, कैसे, इसका ही यूज करके। तो अब इन सभी चीजों को शुरुआत हुआ कैसे, लोगों ने अपने ही टॉक्सिक कल्चर के अगेंस्ट में कैसे रिस्पॉन्स किया, आइए अब ये समझते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी वो थी न्यूज़पेपर्स के द्वारा। ओके, तो ये आपको रिस्पॉन्स समझना, रिस्पॉन्स कैसा है था, रिफॉर्मर्स एंड राइटर्स, वो लोग जो यहाँ पर सुधार ला रहे थे उनको हम रिफॉर्मर्स कहते हैं, जो सुधार कर रहे थे। राइटर्स जो या तो मैगजीन्स लिख रहे थे, लिटरेचर लिख रहे थे, लिटरेचर में बहुत सारे बुक्स आएंगी, कहानियां आती हैं, पोएम्स आएंगी, सब हमें समझना है अभी। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पर चली। अब इसमें जो सबसे पहला आया था वो आपका भाई प्रिंट मीडिया ही था, मतलब प्रिंटिंग प्रेस में जो हमारा न्यूज़पेपर्स था। अब समझो न्यूज़पेपर ने आखिर ऐसा भी क्या कर दिया जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया ये। इट्स लाइक न्यूज़पेपर को आप एक ऐसा समझो कि आज के समय में अगर आपको किसी को अपना कोई बात पहुंचाना है, कोई मैसेज पहुंचाना है, तो आपके पास स्मार्टफोन है, आप स्मार्टफोन पे मैसेज टाइप करोगे या ईमेल लिखोगे, मस्त उस शख्स के पास वो मैसेज चला जाएगा। बट आज से 200 साल पहले बंगाल के पास ये फीचर नहीं था। उनके पास मिला न्यूज़पेपर, जहां से वो अपने थॉट्स को शेयर कर सकते थे। तो न्यूज़पेपर का आना इट्स लाइक एक शेयर बटन के जैसा था। इसको आप ऐसा समझो कि आज आपके मोबाइल में एक शेयर बटन है, जिसको शेयर करके आप अपने थॉट्स, अपने वीडियोस शेयर कर सकते हो। उसी तरीके से न्यूज़पेपर उस टाइम पे एक शेयर बटन का काम कर रहा था। तो यहां तक जितना मैंने समझाया वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ है कि नहीं, फटाफट से एक बार लिख के बता दीजिए मुझे चैट में यस भैया करके, मैं भी समझ जाऊं कि यस आपको क्लियर हो गया है। फिर हम इस पे आगे के टॉपिक्स पे चलेंगे, ठीक है। और सारे स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, सभी को रिस्पॉन्स करना है ताकि मुझे लगे कि आप लोग अभी क्लास में एक्टिव हो। ओके, फटाफट से करो जल्दी से। ओके देन चलो, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, कुछ कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, आई कैन सी। बाकी जो नहीं कर रहे आप भी कीजिए रिस्पॉन्स। अभी मैंने ऐसा ऑन भी किया हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपना एक दूसरे का चैट भी दिखेगा ताकि इंटरेक्शन हो सके। तो जल्दी जल्दी कीजिएगा रिस्पॉन्स। ओके, आगे चलते हैं। देखो अब इसमें आपको याद क्या रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे ओवरऑल टॉपिक्स। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, रिस्पॉन्स आ रहा है सब, कैसे ही एक्टिव रहना आपको। अब इसमें क्या है, आपको याद ये रखना है कि प्रिंट प्रेस हमारा अर्ली 1800, मतलब अर्ली 1800 बोलने से मुराद यहाँ पर है कि 1800 से लेके 1825, एग्जैक्ट डेट नहीं है कि किस डेट में, किस साल में बंगाल में
आया था प्रिंटिंग प्रेस, बट अर्ली 1800 मतलब 1800 से 1825 के बीच में आया था, इतना हमें यहाँ पर याद रखना है। ओके, एग्जैक्ट डेट वो आपसे पूछेंगे भी नहीं। अब इसमें क्या हुआ, शिफ्ट इन कंटेंट, मतलब कंटेंट में शिफ्ट हुआ। स्टार्टिंग में क्या था, न्यूज़पेपर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी कि गवर्नमेंट के नोटिस वगैरह प्रिंट करने के काम आते थे। लास्ट में आगे चल के धीरे धीरे उन्होंने क्या किया भाई, एक मैगजीन लिखना शुरू किया, अखबार लिखना शुरू किया, जिसमें वो लोग पॉलिटिकल और सोशल मैटर को डिस्कस करते थे, राजनीतिक बातें होती थी और सामाजिक विचारधारा, समाज में जो भी बुराइयां हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाता था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये बाइलिंगुअल पब्लिकेशन था, यानी कि इसको दो लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता था, एक इंग्लिश और एक आपका बंगाली। ये ध्यान देना, एक आपका इंग्लिश में होता था इंग्लिश पेपर जो कि प्रीडोमिनेटली टारगेट करता था ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, बंगाल पेपर्स वो लोकल पीपल को टारगेट करता था। अब इंग्लिश पे भी जरूरी था ताकि जो चीजें लिखी जा रही है वो अंग्रेज को भी समझ में आए कि भाई बंगाल के लोग या हिंदुस्तान के लोग अब ये चीजें समझ रहे हैं कि ये गलत है। पॉलिटिकल अवेयरनेस उनके अंदर आ रहा है, यानी कि राजनीतिक उजागरण उनके अंदर आ रहा है, वो समझ रहे हैं राजनीति को भी, इसलिए इंग्लिश में भी लिखना जरूरी था। कौन सा न्यूज़पेपर था जो इंग्लिश में था, कौन सा न्यूज़पेपर था जो बंगाली में था, वो सब हम आगे चल के अभी देखने वाले हैं। फिलहाल अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे समझेंगे एक ये कि भाई आखिर इसको शुरुआत किया किसने, ऐसा कौन सा वो अखबार था जिसने ये स्टार्ट किया। लाइक हम देखते हैं ना, कोई हैशटैग ट्रेंडिंग करता है, बस उस हैशटैग को ट्रेंड होने से पहले कोई तो पहला पर्सन होगा जिसने सबसे पहला बार उस हैशटैग को यूज किया होगा। लाइक जब अभी रिसेंटली जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था तो एक हैशटैग हम ऐसा बोल सकते हैं ट्रेंड कर रहा था कि हैशटैग रिजाइन एजुकेशन मिनिस्टर। लाइक मैं सही बोल रहा हूँ है ना, रिजाइन एजुकेशन मिनिस्टर ये चल रहा था, बट कोई तो होगा जिसने इसको सेट किया होगा, जिसने इसको सबसे पहला बार स्टार्ट किया होगा, तो वो था उस टाइम पे हमारा समाचार दर्पण। तो समाचार दर्पण बेटा 1818 में शुरू हुआ, ये सबसे पहला अर्लीस्ट बंगाली न्यूज़पेपर था। सबसे पहला आपको डेट याद रखना है 1818, और इम्पोर्टेंट ये आपका सबसे पहला बंगाली न्यूज़पेपर था जिसने एक हिम्मत दी लोगों को। जब एक इंसान सामने आता है ना, अब कॉल आउट करता है, बोलता है भाई ये जो हो रहा है ये खराब हो रहा है, तो बहुत से लोग और होते हैं जो समझ रहे हैं कि गलत है, बट उनमें हिम्मत नहीं हो रही थी। बट उस शख्स को देख के हिम्मत होता है, भाई उसने बोला है मुझे भी आगे चल के कॉल आउट तो करना होगा, मुझे हिम्मत मिली है, तो वो हिम्मत देने का काम समाचार दर्पण ने किया था। इट्स लाइक एक उसने हैशटैग स्टार्ट कर दिया न्यूज़पेपर का, वहां से ये एक ट्रेंड सेटर के तौर पे काम करता है। देन उसके बाद बहुत सारी चीजें अब चलती रहती हैं एक एक करके। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इसने फाउंडेशन दिया था। अब स्टार्टिंग में समाचार दर्पण ने किन किन टॉपिक्स पे बात की, आइए वो समझते हैं। देखो सबसे पहला एक्टिवली क्रिटिसाइज किया बैड सोशल कस्टम्स को। ठीक है, मैं इंग्लिश नोट्स लेके आपको चीजें समझा रहा हूं, बट यही नोट्स आपके हिंदी और उर्दू दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, और ऑलरेडी मैंने सारे ही नोट्स पूरा चैप्टर वाइज बैच के अंदर अपलोड कर दिया ताकि आप पहले ही उनको एक्सेस कर सको। ओके, उसमें क्वेश्चन आंसर सारे ही फॉर्मेट में आपको दिए गए हैं, आपको एग्जैक्टली वही फॉलो करना है, उसके बाहर कुछ भी फॉलो नहीं करना। ठीक है, चलो, तो इन्होंने वही किया भाई, पहले वाले जितने भी खराब कस्टम्स चल रहे हैं, रस्म और रिवाज, सबको कॉल आउट करो। देन फैसिलिटेटेड डिस्कशंस ऑन मॉडर्न एजुकेशन। फैसिलिटेट मतलब एक प्लेटफॉर्म तैयार किया इसने जहां पर हम आके डिस्कस कर सके, एक डिबेट कर सके कि भाई मॉडर्न एजुकेशन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इसके पीछे का ये है। ठीक है, वो जब डिबेट होता है ना, लोगों के अंदर चार लोग बैठ के आपस में डिबेट करते हैं एक टॉपिक पे, विचारधारा शेयर करते हैं, भाई ऐसा है वैसा होना चाहिए, नहीं ये चीज हुआ तो ऐसे अच्छा होगा, नहीं इसका तो ये चीज खराब भी हो सकता है, तो एक आइडिया मिलता है। ओके, अगर हम मॉडर्न एजुकेशन को या फिर वुमेन एम्पावरमेंट को, औरतों को अगर हमें और बढ़ावा देना तो कैसे किया जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप एक रोड मैप तैयार होता है। वो सारी चीजें समाचार दर्पण प्रोवाइड कर रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये आपको यहाँ पर पूछा जाएगा एग्जाम में। समाचार दर्पण एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने ये देखा कि न्यूज़पेपर्स खबर दे रही थी, समाज में जो बुराइयां थी उसको कॉल आउट कर रही थी, डिबेट सेक्शन एक तैयार किया, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, बट इससे भी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे दिल पे डायरेक्ट जाके हिट करती है वो होती है कहानियां। ओके, याद करो एक ऐसा मूवी, एक ऐसा वेब सीरीज जो आपने देखा हो जो बहुत ही हार्ड एक सोशल इश्यूज पे डिपेंड है, सोशल इश्यूज पे बेस करके बनाया गया हो, बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा उसमें उठाया गया होगा, बट उसी के साथ वो इतना ज्यादा ग्रिपिंग और इतना ज्यादा इंगेज था कि आप ये सोचने पे मजबूर थे, भाई मजा भी आया आपको और आप ये सोचने भी लगे कि ये सोसाइटी में प्रॉब्लम तो है और ये प्रॉब्लम हमें रिजॉल्व भी करना पड़ेगा। ओके, क्या आप ऐसा कोई मूवी का एग्जांपल दे सकते हो जो आपने रिसेंटली देखा है? आप मैं वेट करो जरा बताना आप लोग। मैं एक मूवी का एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि ट्रिपल आर अभी रिसेंटली, ये ट्रिपल आर जो मूवी थी जिसमें रामचरण और हमारे जूनियर एनटीआर जी थे और एज अ लीड एक्ट्रेस आलिया भट्ट थी, एंड माय फेवरेट वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर की मूवी थी ये एस एस राजामौली जी की।
जिनकी सबसे इंटरेस्टिंग सबसे पहली मूवी जो मैंने इनकी देखी थी वो थी मक्खी। शायद आप लोगों को पता ना हो कि मक्खी इनकी मूवी है। अब अगर आप लोगों ने देखी है तो बताना ज़रूर। मक्खी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, जो इनके द्वारा ही बनाई गई थी। उसके बाद ही मैं फ़ैन हो गया था इनका, जिस हिसाब से इनका जो प्रेज़ेंटेशन है चीज़ों को देखने का, रखने का, कहानियों को। तो ट्रिपल आर क्या था, एक सोशल इश्यूज़ को उन्होंने उठाया आज़ादी के टाइम पे कि कैसे स्ट्रगल कर रहे थे हमारे यहाँ पर जो रिबेल्स लोग थे, जो बगावत करते अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने के लिए। बट वो इतना ज़्यादा एंगेजिंग था, इतना ज़्यादा ग्रिपिंग था कि आपको एक्शन मास पैकेज मूवी दी गई, आपको देखने में मज़ा आया और साथ ही साथ उनका एक टारगेट भी फुलफिल हो गया, लोगों तक मैसेज पहुँच गया। यही काम उस टाइम पे कर रहे थे उस टाइम के राइटर्स। आप ऐसा समझ सकते हो कि उस टाइम के जो राइटर्स थे लाइक बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वो लोग उस टाइम के टॉप इन्फ्लुएंसर्स थे, क्योंकि जैसे आज के टाइम पे भाई इन्फ्लुएंसर्स है जिसको देख के हम इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो वो लोग जब कुछ चीजों को रखते हैं, सामने लाते हैं, तो यहाँ पर लोग उसको समझते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे मूवीज से भी। तो यहाँ पर वही चीज हो रहा था। ओके, लाइक कुछ एक मूवीज बनी थी, मैं आपको ये दे सकता हूँ, द कश्मीर फाइल, द बंगाल फाइल्स। ओके, उसमें क्या था, कश्मीर फाइल में जो उस टाइम पे कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वहां के मुसलमानों के द्वारा, ठीक है, ये काला पन्ना है हिस्ट्री का भी। अचानक से कह दिया गया कि आप अब कश्मीर में नहीं रह सकते हो। तो वो उस टाइम पे क्या लोगों ने फेस किया हमें नहीं पता, हमने किताबों में पढ़ा है, बट उसको अगर फील कराना है तो वो डायरेक्टर ने कोशिश किया उस मूवी के द्वारा फील कराने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही उस टाइम पे यहाँ पर राइटर्स लोग थे, इसमें बहुत सारे लोगों का नाम है। आइए मैं कुछ एकाक आपको नाम अभी के लिए बताता हूँ, और ये चीजें क्या होगी आगे चल के, ये कंटिन्यू होगी। ये एक इंट्रोडक्शन सेक्शन है, आगे चल के ये पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहला, बैंकिम चंद्र चटर्जी। इनके बारे में आपको दो चीजें तीन चीजें भी याद रखनी है जो बोल रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस आते हैं। एक बार जरा फटाफट से ध्यान देना। बैंकिम चंद्र चटर्जी ने एक किताब लिखा था जिनका नाम था आनंद मठ। 1882 में ये किताब पब्लिश हुआ था। ये पहला पॉइंट याद रखो। दूसरा पॉइंट, आनंद मठ में इन्होंने एक स्लोगन दिया था, एक पूरा सॉन्ग ही लिखा था वंदे मातरम का। बट आगे चल के ये जो वंदे मातरम सॉन्ग था, ये सिर्फ ये वंदे मातरम वर्ड एज अ स्लोगन बना और आजादी का एक सिंबल बना। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब यहां तक सब चीज क्लियर है कि नहीं, फटाफट से मुझे बता दो यस भैया लिख करके, मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ। फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं। फटाफट से बता दो जरा, यस भैया क्लियर हो गया। ओके, चलो, वेरी गुड वेरी गुड, ओके, वेल डन। चलो आगे देखें। इसके बाद जो दूसरे राइटर का नाम है वो है हमारा माइकल मधुसूदन दत्त। अब इनके बारे में तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे। ये पायनियर थे मॉडर्न बंगाली के। ये बेसिकली प्लेज यानी कि ड्रामा लिखा करते थे, पोएम्स लिखा करते थे, और ड्रामा के थ्रू, पोएम्स के थ्रू चीजों को समझाते थे। ओके, और अर्ली इम्पैक्ट में देखो, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो वर्क था वो बेसिकली इस दौरान नहीं आता है, बट आता है बाद में। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये बस मैं राइटर का आपको एक नाम बता रहा हूँ कि इस तरीके से इन लोगों ने किया। ओके, चलो, वेरी गुड। तो यहाँ तक जितना इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चल के अभी हम इसी लेक्चर में तीन ऐसे न्यूज़पेपर्स के बारे में समझने वाले हैं जिन्होंने मेन इंपॉर्टेंट काम किया था, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले एक पूरा हम टाइम टेबल एक ये कर लेते हैं, समरी कर लेते हैं अभी तक जितना हमने पढ़ा। तो आपको इन शॉर्ट ये चीजें याद रखनी है। ओके, इसी तरीके से चैट में एक्टिव रहना है, ठीक है, वेरी गुड, सब आ रहे हैं रिस्पॉन्स आपका। सबसे पहला ये याद रखो कि अर्ली 1800 से 1800 मतलब 1800 से लेकर 1830 के दौरान प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस हुआ बंगाल में। न्यूज़पेपर्स, अर्ली समाचार दर्पण थे वो शुरू हुआ। उसने इमेट्स एंड डिबेट्स वगैरह के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, और आगे के न्यूज़पेपर्स को जो आ सकते थे उनके लिए एक रास्ता, एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। दूसरा, 1840 से लेकर 1807 तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, इन लोगों ने बहुत सारे मेजर रिफॉर्म्स किए। लिटरेचर फोकस्ड हेवीली, इन लोगों ने अपने मतलब कहानियों के द्वारा ही इन लोगों ने अपनी सारी चीजें समझाई। देन लास्ट 1870 से लेकर 1880 ये बंगाल रेनेसा का एकदम पीक टाइम था, जिसमें जो लिटरेचर वर्क था आनंद मठ, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा वर्तमान भारत लिखा गया, टैगोर जी के द्वारा गोरा लिखा गया। एंड देन अभी लिटरेचर में एक पेंटिंग वाला भी सेक्शन आएगा जो गगनेंद्र टैगोर जी ने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी, वो भी हम इस चैप्टर के एंड में देखेंगे। तो ये पूरा एक सेटअप तैयार हो चुका था अर्ली 1800s में कि इस तरीके से हमारा देश अब आजादी की तरफ बढ़ रहा है, और बंगाल में भी पुनर्जागरण होने वाला था। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। मुझे बस एक कंफर्मेशन चाहिए आप लोगों से कि लेक्चर 1 का जो पार्ट था वो मैंने अभी कंप्लीट किया। यस भैया लिख के जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। देन हम आगे चलते हैं अभी इसके सेकंड पार्ट पे, लेक्चर नंबर 2 पे, जो कि बहुत इजी हो जाएगा। मैंने एक पूरा सेट आपको दिमाग में बैठा दिया कि ये चीजें चल रही थी, अब इसको समझना आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, चलो, वेरी गुड वेरी गुड, ओके।
या आई लाइक इट। यही जोश और जुनून के साथ आपको क्लास करना है, पूरा भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मैथ्स भी पढ़ना है अभी, और कोई नेटवर्क इशू नहीं होने वाला है, सब मैंने फिक्स कर दिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। देखो अभी हम यहाँ पर तीन चीजों के बारे में, तीन पे फोकस करेंगे। सबसे पहला हम बम्बबोधिनी पत्रिका के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहला हमारा ये भी है कि बम्बबोधिनी पत्रिका क्या था, उसका डिटेल लेंगे। हिंदू पैट्रियोट और हुतुम पयंचार नक्शा, इन तीन के बारे में हमें यहाँ पर चीजें जाननी है। वेरी गुड, चलो रिस्पॉन्स आ रहा है सभी का। ओके, आई लाइक इट। अब देखो ब्रह्मबोधिनी पत्रिका को समझने से पहले एक छोटा सा ये समझ लो एग्जांपल के तौर पर। मान लो तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, जो बेसिकली इंस्टाग्राम आज सभी चलाते हैं। तो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते एक पेज आया जिसमें आपने देखा कि भाई इसने सिर्फ और सिर्फ औरतों के बारे में ही बात कर रखी है, कि आज के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे वुमेन्स के अगेंस्ट में क्राइम्स हो रहे हैं, वुमेन्स के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन है। तो वो सिर्फ और सिर्फ वो पेज जो है इंस्टाग्राम का, वो सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा है। वो क्या कर रहा है, स्पीकिंग अप फॉर वुमेन्स राइट्स एंड कॉलिंग आउट टॉक्सिक ट्रेडिशंस, जो भी जहरीली प्रथा चल रही है औरतों के अगेंस्ट में, वो सारी चीजों को। तो ऐसा ही एग्जैक्ट 19th सेंचुरी के टाइम पे हुआ था। बस फर्क इतना है कि वहां पे कोई इंस्टाग्राम पेज नहीं था, बल्कि उस टाइम पे एक न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था जिसका नाम था बम्बा बोधनी पत्रिका। तो बम्बा बोधनी पत्रिका सिंपल ऐसा समझो, आज के जमाने में वो एक इंस्टाग्राम पेज के जैसा था, जो उस टाइम पे न्यूज़पेपर की शक्ल में आया था। उसने एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया महाबोधिनी पत्रिका के नाम से। किसने लॉन्च किया अभी सब बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो इसका बैकग्राउंड एंड फाउंडेशन आपको याद रखना है कि ये रिफॉर्म बेस्ड पीरियोडिक था, वाज डीपली कनेक्टेड टू द बंगाल रेनेसां। बंगाल पुनर्जागरण से बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड था ये। कि कैसे, क्योंकि इसने मेन औरतों को पकड़ा कि भाई औरतों को समाज में हिस्सेदारी इक्वल मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर औरत ही सही से नहीं पढ़ेगी, नहीं लिखेगी, नहीं समझेगी, तो हमारा समाज बन ही नहीं सकता है, क्योंकि औरतों से ही समाज बनता है। ठीक है, ये चीज है। तो इसको 1863 में उमेश चंद्र दत्ता ने फाउंडेशन किया था। ये फाउंडेशन क्या था, इन्होंने स्थापना की थी इसकी। और ये पब्लिश कैसे होता था, बम्बा बोधनी सभा के द्वारा। इट्स लाइक आप ऐसा समझो कि बम्बा बोधनी सभा एक प्रिंटिंग प्रेस था, एक प्रिंटिंग प्रेस, एक फैक्ट्री थी, जहां पर बम्बा बोधनी पत्रिका के नाम का न्यूज़पेपर पब्लिश होता था। उमेश चंद्र दत्ता जी ने इसकी फाउंडेशन रखी थी कब, 1863 में, 1863 में। ये डेट, फाउंडर का नाम, ये सब याद रखना आपको। ठीक है, तो बंगाल रेनेसां में इनका बहुत बड़ा हाथ था। मेन फोकस क्या था, बस औरतों के बारे में आवाज उठाना था। देयर मेन गोल वाज टू ओपन पीपल माइंड्स, कंप्लीटली रिमूव ओल्ड सुपरस्टिशन एंड पुट एन एंड ऑन, कि अब औरतों के साथ अब दुर्व्यवहार नहीं चलेगा। तो और दिमाग खोलना है भाई, दिमाग में जो अनगढ़ंत अनभक्ति भरी हुई है, या फिर जो सुपरस्टिशन है आपके दिमाग में, जो आपको लगता है ऐसा होता बट वो तो होता नहीं। ठीक है, वो सारी चीज़ों को खत्म करना था इनका। तो फियरलेस बॉयज था, कुछ डरते वगैरह नहीं था। मैंने सब आपको समझा दिया, बस वही है, ये सारी बातें वही है। इसको और अच्छे से नोट्स में लिखा, ये वाला तो थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे हट गया, बट जो नोट्स मैंने एप्लीकेशन में अपलोड किया बैच के अंदर, उसमें और एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है चीज़ों को, क्या क्या किया था। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट काम वही किया था उन्होंने, हर एक काम। जैसे कि वुमेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, लाइक चाइल्ड मैरिज में लिख देता हूँ इन शॉर्ट। जैसे उन्होंने सबसे पहला तो मुद्दा उठाया चाइल्ड मैरिज का, बोला भाई चाइल्ड मैरिज को बंद करो। फिर उन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया कि सती का रस्म बंद करो। तीसरा मुद्दा उठाया विडो रीमैरिज एक्ट को पास करो, मतलब विडो को दोबारा, जो बेवा औरत है उसको दोबारा शादी करने का हक मिलना चाहिए। चौथा, वुमेन्स एजुकेशन, कि भाई औरतों को भी आगे पढ़ने का अधिकार है, आप उनको रोक नहीं सकते हो ऐसा बोल करके कि वो औरत है तो वो नहीं पढ़ सकती। ये चीजें थी। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बता दो कि बमबोधनी पत्रिका क्लियर हो गया। यस भैया लिख के जल्दी से बता दो बमबोधनी पत्रिका क्लियर हो गया है। ओके, चलो मैं इस तैयार करता हूँ 10 सेकंड का, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। गुड गुड, ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है अब हिंदू पैट्रियोट के बारे में समझो। तो बम्बा बोधनी पत्रिका और हिंदू पैट्रियोट में पहला एक मेजर डिफरेंस याद रखना। बम्बा बोधनी पत्रिका जो है वो बंगाली लैंग्वेज में आता था। सब बम्बा बोधनी पत्रिका वाला पेज नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट, नहीं दिख रहा है, ठीक है, एक मिनट मैं वो पेज आपको शो करता हूँ। कहाँ, अभी दिख रहा है? अच्छा, मैंने जितना बोला वो तो क्लियर हुआ था ना। ठीक है, मैं पेज दिखा देता हूँ आपको। ये लाइक पहला पेज था जो मैंने आपको एग्जांपल दिया समझाने के लिए। ठीक है, एंड देन ये सेकंड पेज था आपका। ओके, एंड ये आपका थर्ड पेज, इसमें डिटेल्स लिखी हुई बैकग्राउंड एंड फाउंडेशन का, देख लो।
मतलब जो मैंने बोला वो तो आपको क्लियर समझ में आया, बट उस टाइम सिर्फ पेज नहीं दिख रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार देख लो इसको, सारा चीज। अभी 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 एक बार कंफर्म करना, ठीक है। ये एक एक करके मैं सारा पेज आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने जैसे ये मैंने इस पे भी लिखा, चाइल्ड मैरिज, सती, बिलोरे मैरिज, वुमेन एजुकेशन। ओके ठीक है, अब क्लियर, राइट। गुड गुड गुड, ओके। ठीक है, तो अभी हम हिंदू पैट्रियोट पे आ रहे हैं। ओके देखो, हिंदू पैट्रियोट में ये था कि बोधनी पत्रिका बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश होता था। ठीक है, उसका लैंग्वेज बंगाली था। बट हिंदू पैट्रियोट ये इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश होता था। अब इसके पीछे का मेन टारगेट ये था कि इनको ब्रिटिशर्स को टारगेट करना था, ताकि जो अंग्रेज है, ओके, जो अंग्रेज लोग हैं वो इसको पढ़े और वो समझे कि क्या चल रहा है ग्राउंड लेवल पर। तो इसको फाउंडेशन किसने किया था वो देखना, 1853 में इसका फाउंडेशन हुआ था गिरीश चंद्र घोष जी के द्वारा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझ के चलनी है कि गिरीश चंद्र घोष एक प्ले राइट भी थे, जो कि कहानियां लिखते थे, स्टेज ड्रामा लिखा करते थे। और वो गिरीश चंद्र घोष जो कहानियां लिखते थे, ड्रामा लिखते थे, वो अलग है, उन्होंने इसकी स्थापना नहीं थी। ये गिरीश चंद्र घोष अलग है, तो कंफ्यूज नहीं करना है नाम में आपको। ओके, ये चीज ध्यान रखना। आगे आ जाओ, चलो। तो अब इनका मेन मुद्दा क्या था, ये इंग्लिश में पब्लिश होता था एंड केम आउट ड्यूरिंग अ टर्बुलेंट टाइम व्हेन बंगाल वाज फेसिंग न्यूमरस चेंज ड्यू टू बोथ ब्रिटिश रूल एंड वेरियस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो जहां पर चलो ठीक है, सब दिख रहा है अभी, ओके वेरी गुड। तो जहां पर बाबा बोधनी पत्रिका ने कोर टॉपिक को पकड़ा, वुमेन से, जो वुमेन से रिलेटेड सारे इश्यूज को, वहां पर हिंदू पैट्रियोट ने सोशल इश्यूज को पकड़ा, जो सोशल इंजस्टिस है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन है, कि उसको पकड़ा इन्होंने। उसके अलावा दूसरा इसने पकड़ा, भाई, किसान, हमारे किसानों को, किसान के साथ, मजदूरों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, उनके अगेंस्ट में जो शोषण चल रहा था उनका, उसको इन्होंने पकड़ा और उसको अच्छे से कॉल आउट किया। जैसे किसान के अगेंस्ट में जो प्रॉब्लम थी नील की खेती को लेके, तो नील विद्रोह एक पूरा वो टॉपिक ही पढ़ेंगे नील विद्रोह का। तो नील विद्रोह को हाईलाइट करने वाला सबसे पहला न्यूज़पेपर यही था। इससे अंग्रेजों तक भी ये बात पहुंचा और लोगों तक, कॉमन लोगों तक ये बात पहुंचा कि नील विद्रोह करके इस तरीके से प्रॉब्लम चल, मतलब नील के किसानों को, जो किसान नील की खेती कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है? तो इनका मेन पर्पस यही था। हिंदू पैट्रियट डिड नॉट होल्ड बैक, इट्स मेन पर्पस वाज टू क्रिटिकली एनालाइज एंड fearlessly opposed British policies. It specifically targeted economic and agricultural injustice and becoming incredibly notable for its stance during the Indigo Revolt. नील विद्रोह, ये सारे पॉइंट्स उन्होंने क्या है, ब्रिटिश पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज थी, जैसे आज के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है कुछ भी, हम उसको अगेंस्ट करते हैं, अपोज करते हैं, अगर वो सही नहीं है तो। वही काम हिंदू पैट्रियट ने उस टाइम पे शुरू किया था। तो ये हमारा पूरा का पूरा, अगर समझो, अगर चार लाइन में अगर बोलना है, तो सबसे पहला पॉलिटिकल अवेयरनेस इसने क्रिएट किया लोगों के द्वारा, चीजों को पहुंचाया। दूसरा, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट क्रिएट किया, देशभक्ति जगाई लोगों के अंदर अपने अखबार के द्वारा। सोशल जस्टिस का आवाज लगाया कि जो भेदभाव हो रहा है लोगों में, छूत छाट का जो चीज है वो खत्म करें। अंग्रेजों के द्वारा जो दबाव है, जो शोषण किया जा रहा है किसानों का, मजदूरों का, उसको खत्म किया जाए। एंड फोर्थ, इकोनॉमिक फेयरनेस को भी यहाँ पर इसने उठाया, इस मुद्दे को भी, कि अंग्रेज जो इतना सारा लूट खसोट कर रहे हैं, तो गरीब लोग गरीब ही रह जा रहे हैं, और गरीब लोगों को इवन कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, और उल्टा वो कर्ज में डूबे चले जा रहे हैं। तो उन सारी चीजों को खत्म करने का मांग इन्होंने रखा। ओके, तो ये थी कहानी हिंदू पैट्रियट की। अब आज का हमारा आखिरी टॉपिक आता है हुतुम पैंचान नक्शा। बट हुतुम पैंचान नक्शा समझने से पहले आइए एक सिंपल सी हम आपको एग्जांपल देते हैं। लाइक, आज के टाइम पे आप उन लोगों को जानते हैं जो सार्केज्म का यूज करते हैं। ये वर्ड आप समझते हो, लोग जेनजी है, जेनजी ये वर्ड बहुत अच्छे से समझता है। सार्केज्म का यूज करके हम क्या करते हैं, चीजों को अपना कह देता है एकदम सार्केस्टिक टोन में। लाइक, किसी को ऐसा बोलना होता है ना, यार ये तो सब बहुत ही खराब है, तो उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, अरे यार तुम्हारे जैसा अच्छा लड़का तो यार मतलब सबको मिलना चाहिए। नहीं, तुम जब भी होते हो मेरे साथ तो मैं हमेशा परेशानी में ही घिरा रहता हूँ। लेकिन सार्केस्टिक टोन है कि तुम जब भी मेरे साथ होते हो मैं हमेशा परेशानी में ही घिरा रहता हूँ, ऐसा होता है। फिर ऐसे बोलते सार्केस्टिक टोन में ना, अरे तुम्हारे जैसा अच्छा लड़का अगर किसी की जिंदगी में हो, तो उसकी जिंदगी में परेशानियां आती ही रहती है। लाइक, तो उस तरीके से आज के टाइम में सार्केज्म का यूज कौन करता है, स्टैंड अप कॉमेडियंस का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, या फिर कोई राइटर जो बहुत ही मजाकिया टोन में यूज करता है और बाकी सही बात कह के चला जाता है जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में। ठीक है, तो उस टाइम पे स्टैंड अप कॉमेडियन का काम किया था हुतुम पैंचान नक्शा के द्वारा काली प्रसन्न सिन्हा ने। 1862 में एक बुक पब्लिश हुई जिसके राइटर हैं काली प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया बेसिकली, और वो समझते हैं।
तो इन्होंने एवरीडे स्ट्रीट लेवल स्लैंग्स लैंग्वेज को यूज़ किया। स्लैंग लैंग्वेज जिसमें गाली भी थोड़ी बहुत आ जाती है। तो आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियंस लाइक अगर हम नाम लें किसी का, तो कुछ मेरे मतलब मेरे फेवरेट हो, जैसे कि कुणाल कामरा है एक जो पॉलिटिकल मुद्दे पे बहुत बात करता है ये। कुणाल कामरा, मुनावर फारूकी, वैसे वो पॉलिटिकल मुद्दे पे बात नहीं करता बट यस एक आया तो उनका तो मुनावर फारूकी है। इसके अलावा जाकिर खान मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन है। वो बहुत गजब के स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, ठीक है? तो जाकिर खान हो गया यहाँ पर हमारा। एंड देन समय राणा का भी हम बात कर सकते हैं। उनका तो अपना एक शो ही चल रहा है खैर लेटेंट का, उनका भी हुआ था बहुत सारा कुछ-कुछ बीच में। तो समय रैना ये लोग क्या करते हैं, सारा सार्केज़्म यूज़ करते हैं, ठीक है? इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, रवि गुप्ता है, अभिमन्यु है, बहुत सारे किनका-किनका नाम लेंगे। तो वो सब उसी टोन में, पहले तो ऐसा नहीं कि वो लोग जो आज कर रहे हैं वो कुछ नया है, नहीं, नया कुछ नहीं है। पहले के जो राइटर थे वो ऐसा करके गुज़र चुके हैं। वो लोग ऑलरेडी वो सार्कास्टिक टोन यूज़ किया करते थे। इंस्टेड ऑफ बोरिंग फॉर्मल लैंग्वेज के छोड़ के उन्होंने स्ट्रीट लेवल जो रोज़ाना जो बंगाली में लोग बात करते थे, थोड़ा बहुत गाली-गलौज वाला, ये नॉर्मल डायरेक्ट गाली भी नहीं होता, एक हार्डकोर गाली होता है, एक नॉर्मल सा गाली होता है। तो वो नॉर्मल वाला यूज़ करते थे और उसको उन्होंने पूरा अपना हुतुम पहचान नक्शा जिसको कहते हैं मैप ऑफ सोसाइटी, इसका जो वर्ड मीनिंग है आगे लिखा मिलेगा आपको, अभी सभी लिखा है नोट्स में, टेंशन नहीं लेना है। इसका जो वर्ड मीनिंग है हुतुम पहचान नक्शा, नक्शा तो मैप आपको समझ में आ ही रहा है ना। तो मैप ऑफ सोसाइटी मतलब सोसाइटी का एक नक्शा दिखाया इन्होंने, जिसमें जो हैपोक्रेट्स लोग थे, जो हैपोक्रेसी कर रहे थे, दोगलापन जिसको बोलते हैं सिंपल सा। दोगलापन कोई गाली नहीं है, ठीक है? दोगलापन मतलब दोहरी नज़रिया होता है। आप एक ही शख्स हो बट 2 चीज़ों को लेके चल रहे हो, उस तरीके से। तो ये चीज़ें थोड़ा यहाँ पे थोड़ा डिटेल मिसिंग है बट आपको नोट्स में वहाँ पे पूरा मिल जाएगा। इनका पहला वही था, बोल्ड रियलिटीज़ को दिखाया, इन्फ्लुएंस किया फ्यूचर राइटर्स को भी और एक्सप्लोर किया रियल सोसाइटिकल इश्यूज़ को। इसके पीछे का मेन मैं मुद्दा समझा देता हूँ। उस टाइम क्या था, एक बाबू कल्चर करके चल रहा था। क्या चल रहा था? बाबू कल्चर। इन शॉर्ट ये था जैसे कि आज के टाइम पे लोग वेस्टर्न आइडियाज़ को अपनाते हैं, वेस्टर्न आइडियाज़ को अपना के अपने आप को बहुत ज़्यादा कूल समझते हैं। उसी टाइम उसी तरीके से उस टाइम के जो इलाइट्स है, इलाइट्स मीन्स बंगाली एजुकेट, जो उस टाइम के जो बंगाली एजुकेट थे उनको इलाइट्स कहा जाता था। ये ध्यान रखना। उस टाइम के जो बंगाली एजुकेटेड लोग थे जो अंग्रेज़ों के अंदर काम भी करते थे, बंगाली एजुकेट्स लोगों को इलाइट्स कहते थे। तो जो इलाइट लोग थे उन लोगों को लगता था अंग्रेज़ तो बहुत अच्छे हैं यार। उनकी वजह से हम इतना अच्छा इंग्लिश बोल पा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर पा रहे हैं, अपना काम धंधा सही चल रहा है, तो वो अच्छे लोग हैं। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता वो क्या कर रहे थे, अपने बंगाली कल्चर को छोड़ दे रहे थे और फिर छोड़ने के बाद वो अपने बंगाली कल्चर को बुरा-भला कहने लग रहे थे। आप किसी कल्चर को छोड़ के नए कल्चर को अपना लो, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट जो कल्चर आपका पहले था या फिर कोई भी कल्चर, उसको आप बुरा-भला नहीं कह सकते जस्ट बिकॉज़ कि एक कल्चर को आप बहुत अच्छे से मान रहे हो। इसी चीज़ को उन्होंने अपने हुतुम पेहचान नक्शावाली में पूरे उल्लू की कहानी के थ्रू चीज़ों को समझाया था। ये जो बाबू कल्चर, जिसको बाबू कल्चर नाम दिया था उन्होंने, बाबू कल्चर वर्ड उन्होंने ही यूज़ किया था इलाइट्स लोगों के लिए। ये जो इलाइट्स लोग हैं जो अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं, जैसे समझ रहे हैं कि भई हम अगर अंग्रेज़ों का कल्चर अपना रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत घाटे में आगे चल के उनको नुकसान होगा और वो नुकसान उनको होता भी है। जब हम चैप्टर 4 में 1857 रिवॉल्ट पढ़ेंगे, तब ये टॉपिक वहाँ जाके कनेक्ट हमारा करेगा। फिलहाल मुझे आप लोगों से अब ये जानना है कि आपको ये पूरा 3 एक बार कन्फर्म कर दीजिए। बम्बबोधिनी पत्रिका, हुडुम पहचान नक्शा और हिंदू पैट्रियोट, ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया है? फटाफट से बता दीजिए। जल्दी से। मुझे बस आपका यस भैया लिखने का इंतज़ार है, फिर मैं कन्फर्म हो जाऊँगा कि यस ये हमारा आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया है। क्योंकि अब ये हमारा जो चैप्टर है आज का, मतलब आज का जो लेक्चर है हिस्ट्री का, वो अब खत्म होने की कगार पर है। चलो, जल्दी से। ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है। ठीक है, कुछ-कुछ स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आ गया है। ओके, चलो। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब समरी आप कर लो, जो चीज़ें आपको खास तौर से याद रखनी है वो ये देखो कि 2 मार्क्स में आपको बम्बबोधिनी पत्रिका का क्वेश्चन आता है, तो आपको ये यहाँ पर लिखना होगा। लाइक बम्बबोधिनी पत्रिका कब फाउंड हुआ? 1863 में, उमेश चंद्र दत्ता जी के द्वारा, और इनका मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडिटर थे देवेंद्र नाथ टैगोर। मेन फोकस था वुमेन्स राइट एंड एजुकेशन। तो देखो उमेश चंद्र दत्ता जी इनके फाउंडर थे और उमेश चंद्र दत्ता जी ने एज अ एडिटर भी काम किया था, बट मोस्ट इन्फ्लुएंस मतलब सबसे ज्यादा इन्होंने प्रभाव डाला इस पूरे पत्रिका में, तो वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ऐसा मत समझना कि देवेंद्र नाथ टैगोर ही सिर्फ इकलौते इसके एडिटर थे, नहीं, इनके अलावा और भी एडिटर थे, बट जो मोस्ट फेमस जिन्होंने सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ये आपको ध्यान रखना।
देन हिंदू पैट्रियोट के बारे में ये पूरा की पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैंने आपको दिया है लास्ट में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। राइट अबाउट हिंदू पैट्रियोट, राइट अबाउट बम्बोधनी पत्रिका, या बम्बोधनी पत्रिका कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टेब्लिश हुआ, कौन उसका एडिटर था, वो सब आपको ध्यान रखना है, याद करना है। तो ये हिंदू पैट्रियोट 1853 में शुरू हुआ था गिरीश चंद्र घोष के द्वारा, एंड पब्लिश होता था इंग्लिश में। इनका मोस्ट रिनोड एडिटर कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। अगर आपसे पूछा जाए हिंदू पैट्रियोट का एडिटर कौन था, आपको हरीश चंद्र मुखर्जी ही बोलना है। चलो, और उनका मेन क्या था? ब्रिटिश पॉलिसीज को अगेंस्ट किया, सपोर्ट किया इंडिगो रिवॉल्ट को, एंड इसके अलावा भी सारी चीजों को ऑल आउट की। हुतुम पैचारनिक्सा 1862 में पब्लिश हुआ भाई काली प्रसन्न सिन्हा। इनका टाइटल का मतलब था मैप ऑफ सोसाइटी, का मेन फोकस था हिपोक्रेसी ऑफ कोलकाता सोसाइटी को खत्म करना। जो हिपोक्रेट्स लोग थे, इलाइट्स, जो बाबू कल्चर को फॉलो कर रहे थे, यूजिंग कोलोकियल, यानी कोलोकियल मतलब रोजाना बोलचाल वाली बंगला, एवरीडे बंगाली सटायर का यूज कर। ठीक है, वेरी गुड। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आज हमने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का पूरा फाउंडेशन तैयार कर दिया है। क्या चल रहा था, कैसे चीजें आगे बढ़ी, वो सब आप समझ चुके हो। उसमें से 3 हमने बहुत इंपॉर्टेंट सीखा है, बम्बोधनी पत्रिका, कुतुब पेहचार नक्शा और हिंदू पैट्रियोट। ये तीनों ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई ना कोई एक तो एग्जाम में आता है, तो आपको तीनों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, लिखने का भी और याद करना है। क्लास एंड होने के बाद जब सारे क्लासेस एंड हो जाए, आप नोट्स आपको डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन से। वैसे जो हमने अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाया है, मैं वहाँ पे भी नोट्स भेज दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट लीजिए। और कॉपी में प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कॉपी में आप खुद लिखो उन आंसर्स को पहले, और उसी आंसर को लिखने का प्रैक्टिस करो, याद करो, तब जाके बेटर रहेगा। प्रिंट आउट निकलवा लोगे तो भी ठीक है, बट बेटर है जो नोट्स में दिया गया उसको कॉपी में खुद एक बार लिखो, ये अच्छा रहेगा। उससे आपका खुद का नोट्स यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो जाते जाते बस सब अपना एक बार क्लियर कर देना कि यस भैया सब क्लियर है। हरीश चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष में कंफ्यूजन है। ओके, किस तरह का कंफ्यूजन है ये बताओ। ठीक है, अच्छा मैं समझ गया आपका क्या कंफ्यूजन है, मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो हिंदू पैट्रियोट है ना, ये लेते हैं। तो हिंदू पैट्रियोट हिंदू पैट्रियोट इसका फाउंडेशन किया था गिरीश चंद्र घोष ने। मतलब इसको स्टैब्लिश किया था, इनका ये आइडिया था थोड़ा। हाँ, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो हिंदू पैट्रियोट को फाउंड किया था, फाउंडेशन इनका था, एक तरीके से कह लो कि उसकी स्थापना की थी तो गिरीश चंद्र घोष जी है। उन्होंने के एक अखबार का आइडिया दिया कि हमें एक इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट करना चाहिए, जिसका नाम हम हिंदू पैट्रियोट रखेंगे, और उसमें इन इन मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो ये उन्होंने पूरा एक स्थापना किया। बट उसमें जो एडिटर थे, जो एक्चुअली में एडिटर का काम क्या होता है? आर्टिकल्स को देखना। जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना कि इतना पूरा पैराग्राफ लिखा है, उसको आर्टिकल्स बोलते हैं। तो वो पूरा पैराग्राफ में क्या लिखाएगा, कौन सा टॉपिक में कितना ज्यादा लिखना है, कौन सा टॉपिक कहाँ आएगा, वो एडिटर का काम होता है। वो एडिटर थे हरीश चंद्र मुखर्जी। तो इनमें फर्क यही है। गिरीश चंद्र घोष ने पूरा स्थापना किया था हिंदू पैट्रियट अखबार का, क्या कब पब्लिश होगा, क्या क्या नाम, उसको पब्लिकेशन का सारा काम उनका था। बट उसमें एडिटिंग का काम सारा हरीश चंद्र मुखर्जी जी का था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बता देना एक बार, कंफर्म कर दीजिए यस क्लियर हो गया है। तो फिर मैं यहाँ पर आगे हम लोग एंड कर सकते हैं, मतलब क्लास हमारा अब एंड होने की कगार पर है। हम उसको क्लास को एंड कर सकते हैं, फिर हम ज्योग्राफी की क्लास को स्टार्ट करेंगे कुछ देर, 5 मिनट का ब्रेक लेके। बताओ फटाफट से, मैं पानी पीता हूँ। क्लियर हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चन है फटाफट से पूछ लो, अदरवाइज अगर अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्लास के बाद में क्वेश्चन आता है, यही चैट सेक्शन आपको ओपन रहेगा। जब आप रिकॉर्डेड देखोगे तब भी इसी चैट पर आप अपना क्वेश्चन छोड़ देना। और आप अगर साइड में देखोगे ना, एक अटैचमेंट का सेक्शन है, मान लो कोई इमेज आपको भेजना है, तो आप इमेज भी भेज देना, इसमें मुझे सब दिखेगा बाद में भी। ठीक है, तो आई होप सब क्लियर है। हम लोग आगे चलते हैं, क्लास को एंड करते हैं अपनी हिस्ट्री का। नेक्स्ट हम ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करेंगे। वेल एंड गुड, एंड कर सकते हैं क्लास हम लोग। ओके, चलो ठीक है, ओके ठीक है। तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, हम मिलते हैं आपसे अभी जस्ट 5 मिनट के बाद नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक आप लोग थोड़ा पानी पी गइए, पानी पीते रहना चाहिए बीच बीच में। बम्ब बोधनी वाला भी, अच्छा बम्ब बोधनी, 1 मिनट। बम्ब बोधनी पत्रिका में भी आपको 2 नाम दिखा होगा, कहाँ पे? आ जाओ देखो। तो बम्ब बोधनी पत्रिका में भी वही सेम चीज है। बम्ब बोधनी पत्रिका को फाउंडेशन किया था उमेश चंद्र दत्ता ने। ठीक है,
फाउंडेशन मतलब वही स्थापना की थी। उमेश चंद्र दत्ता जी ने इसकी स्थापना की थी, बट वो एज ए एडिटर भी उन्होंने काम किया था। यहाँ पर एज ए एडिटर उन्होंने काम किया था, ये समझोगे बात को। अच्छा, बाबू उमेश चंद्र दत्ता यहाँ पर नाम है इनका, उमेश चंद्र दत्ता। देखो ये जो शख्स थे उमेश चंद्र दत्ता जी, इन्होंने 1867 में एक आइडिया लगाया कि बमबोधनी पत्रिका नाम का हम एक अखबार लॉन्च करेंगे जिसमें वुमेन्स प्रॉब्लम जितनी है उसको हम हाईलाइट करने वाले। तो स्टार्टिंग में ये अकेले थे, उन्होंने एक पूरा पब्लिकेशन बनाया और अखबार को उन्होंने प्रिंट करना स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग में ये एडिटर के तौर पे भी काम कर रहे थे, बट बाद में और भी एडिटर इसमें आते गए और जुटते गए। ठीक है, देन एट द एंड क्या हुआ, इसमें जो एक फेमस एडिटर थे जो लास्ट में बहुत ज्यादा फेमस हुए, वो थे दिव्येंद्र नाथ टैगोर करके। ठीक है, ऐसा समझना आपको। तो फाउंडेशन का मतलब ये होता है जिस बंदे ने स्थापना की है उस पूरे पब्लिकेशन की, उस पूरे अखबार की, जो उसका मैनेजमेंट देख रहा है। एडिटर का मतलब वो है जो अखबार में जो छप रहा है वो कितना छपेगा, क्या लिखना है, वो उसका काम होता है। तो स्टार्टिंग में उमेश चंद्र दत्ता जी ने पूरा फाउंडेशन संभाला और उसके साथ साथ एडिटिंग का भी काम किया। बट लास्ट में उसके बाद कुछ और एडिटर तो इसमें आए, लेकिन जो सबसे फेमस एडिटर थे इस पत्रिका के वो थे दिव्येंद्र नाथ टैगोर। अब आपसे अगर कोई सवाल पूछ ले कि बम्बबोधनी पत्रिका का एडिटर कौन था, तो आपको बोलना है दिव्येंद्र नाथ टैगोर। क्लियर है? ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। बता दें इसका भी, मैं वेट करता हूँ आपके रिस्पॉन्स का। देन और कोई क्वेश्चन है, आप बताइए, अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो। क्लियर हो गया, वेरी गुड, चलो ठीक है। और कोई क्वेश्चन है एक बार जरा पूछ लो, मैं 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ। जो भी क्वेश्चन है उसको क्लियर कर लीजिए, देन हम आगे चलेंगे फिर। चलो ठीक है, सब क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं, क्लास को एंड करते हैं। ओके, चलो ठीक है, सो जाइए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर उसके बाद हम मिलते हैं भी। ओके, मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को।